मैं प्राध्यापक पुरुषोत्तम सुर्वे आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर सुर्वे सर सिद्धांत कोचिंग क्लासेस अकोला। देखिए बच्चों, इसके पहले लेक्चर में हमने ऑर्डर एंड ऑर्डर से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स स्टडी किए थे। नो ऑर्डर रिएक्शन भी देख ली थी, उसके एग्जाम्पल भी देख लिए थे। हालांकि नो ऑर्डर रिएक्शन के हम एग्जाम्पल वगैरह कुछ पूछने वाले नहीं है, सिर्फ हमें मालूम चाहिए व्हाट इज मीन बाय नो ऑर्डर रिएक्शन। द रिएक्शन हैविंग नो डेफिनेट ऑर्डर इज कॉल्ड एज नो ऑर्डर रिएक्शन, मतलब उनको ऑर्डर होती है लेकिन वो डेफिनेट नहीं रहती, ऐसे रिएक्शन को हम बोलते हैं रिएक्शन विथ नो ऑर्डर। अब इसके बाद हमें जो टॉपिक स्टार्ट करना है वो टॉपिक स्टार्ट करना है इंटीग्रेटेड रेट लॉज। अब हमें इंटीग्रेटेड रेट लॉज दो टाइप के रिएक्शन के लिए देखना है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन एंड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो व्हाट इज मीन बाय इंटीग्रेटेड रेट लॉ? हमने तो रेट लॉ ऑलरेडी देखा है, तो जो रेट लॉ हमने देखा है ऑलरेडी वो फिर कौन से टाइप का है? तो हमने जो रेट लॉ देखा था वो डिफरेंशियल फॉर्मेट में था, डेरिवेटिव के फॉर्मेट में था। तो हमने एक इमेजिनरी रिएक्शन कंसीडर की, 1 मोल ऑफ ए कंबाइंस विद 1 मोल ऑफ बी टू गिव प्रोडक्ट। फिर एक्सपेरिमेंट करके इसका रेट लॉ ढूंढ निकाला, R इज इक्वल टू के इंटू ए टू द पावर पी इंटू बी टू द पावर क्यू। तो ये एक रिएक्शन है, उसका इंटीग्रेटेड रेट लॉ है। अब ये जो R है ये रेट ऑफ रिएक्शन है, एंड रेट ऑफ रिएक्शन को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? माइनस डी ए बाई डी टी या माइनस डी बी बाई डी टी लिखा तो भी चलेगा, क्योंकि दोनों के टर्म में रेट एक ही आने वाला है, क्योंकि दोनों का स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट भी सेम है। तो जब मैं इस तरह से लिखूंगा तो इस रिएक्शन को क्या बोला जाएगा, इस रेट लॉ को क्या बोला जाएगा? डिफरेंशियल फॉर्मेट। अब हमें फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए डिफरेंशियल रेट लॉ देखना है और उसके बाद क्या देखना है? इंटीग्रेटेड रेट लॉ। तो इमेजिन करो कोई भी एनी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन वो होती है जिसमें रेट सिर्फ और सिर्फ किसी एक ही स्पेसिस के कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड रहता है, उससे बोला जाता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। द रिएक्शन हुज rate depends upon the concentration of only one species is called as first order reaction। हालांकि ये डेफिनेशन, ये मतलब इनकी डेफिनेशन करना इतना आसान नहीं है। एक ही स्पेसिस पर डिपेंडेंट है लेकिन भाई उसकी पावर क्या वो भी तो बताना पड़ेगा। तो सिंपली हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को कैसे डिफाइन करेंगे? द रिएक्शन हुज ऑर्डर इज फर्स्ट इज कॉल्ड एज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ये ज्यादा सही रहेगा, क्योंकि जब हम डेफिनेशन करेंगे द रिएक्शन हुज रेट डिपेंड्स अपॉन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओनली वन स्पेसीज इज कॉल्ड एज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। हाँ, रेट एक ही स्पेसीज के कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंडेंट है लेकिन उसकी पावर का तो जिक्र किया है नहीं, पावर 1 चाहिए, इसलिए हम डेफिनेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में कोई दिलचस्पी नहीं रखते। जिसकी ऑर्डर 1 है उसको हम क्या बोलेंगे? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो कंसीडर एनी इमेजिनरी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इन विच ए गिव्स अ प्रोडक्ट। अब ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है भाई, तो इसका रेट लॉ क्या होगा? R इज इक्वल टू के इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए टू द पावर 1। अब R यानी रेट ऑफ रिएक्शन है, और रेट ऑफ रिएक्शन का फॉर्मूला क्या होगा? माइनस डी ए बाई डी टी। हमने देखा है रेट लॉ कैसे लिखते हैं, तो स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है, रिएक्टेंट है इसलिए माइनस साइन, माइनस डी ए अपॉन डी पी डी टी। ये क्या है? इंटीग्रेटेड डिफरेंशियल रेट लॉ है। तो हमने कोई तो भी एक इमेजिनरी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कंसीडर की, ए गिव्स प्रोडक्ट, as reaction is of first order, its rate law can be written as R is equal to K into concentration of A to the power 1, where R is rate of reaction and in differential form it can be represented as minus dA by dt। ये कौन सा फॉर्मेट है बच्चों? डिफरेंशियल फॉर्मेट है। अब मैं इस इक्वेशन को कैसे लिख सकता हूं? इसको इक्वेशन 1 दे दो, इसको इक्वेशन 2 दे दो। माइनस डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू क्या होगा? के इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए। ये हमारा इक्वेशन नंबर 3 है। ये भी, ए भी और ए भी, ये तीनों जो है इक्वेशन वो डिफरेंशियल फॉर्मेट में। अब हमें इंटीग्रेटेड रेट लॉ की जरूरत क्या पड़ी? इंटीग्रेटेड रेट लॉ जो है वो ज्यादा यूजफुल है एज कंपेयर टू डिफरेंशियल रेट लॉज। ज्यादा फायदा होता है, डायरेक्ट रिलेशनशिप मिलती है। तो इंटीग्रेटेड रेट लॉज ऐसे रेट लॉज है जो हमें डिफरेंशियल रेट लॉ से मिलते हैं बाय इंटीग्रेटिंग देम। तो जब हम डिफरेंशियल रेट लॉ को इंटीग्रेट करते हैं तब जो हमें मिलते हैं उसे हम बोलते हैं इंटीग्रेटेड रेट लॉ। फायदा क्या है उनका? फायदा यह है कि इंटीग्रेटेड रेट लॉ हमें डायरेक्ट रिलेशनशिप प्रोवाइड करते हैं बिटवीन रेट, कांस्टेंट, कॉन्सेंट्रेशन एंड टाइम। ऐसे ऐसे इक्वेशन जो हमें रेट लॉ को इंटीग्रेट करके मिलते हैं और जो डायरेक्ट रिलेशन प्रोवाइड करते हैं बिटवीन रेट कांस्टेंट, टाइम एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, उनको बोलते हैं हम इंटीग्रेटेड रेट लॉज। तो हाउ कैन यू डिफाइन इंटीग्रेटेड रेट लॉज? द rate laws obtained by integrating differential rate laws
which provide direct relationship between rate constant, concentration of reactant and time are called as integrated rate laws. तो वापस से एक बार डेफिनेशन सुन लो. The equations which are obtained by integrating differential rate laws and which provide direct relationship between rate constant K, concentration of reactant and time is called as integrated rate law. तो इंटीग्रेटेड रेट लॉ वो होते हैं जो हमें मिलते हैं बाय इंटीग्रेटिंग डिफरेंशियल रेट लॉज एंड जो हमें प्रोवाइड करते हैं डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, रेट कांस्टेंट एंड टाइम. तो ऐसे इक्वेशन को हम बोलते हैं इंटीग्रेटेड रेट लॉ. अब हमें स्टार्ट करना है इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. तो उसके लिए हमारा एजम्पशन है ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, उसका रेट लॉ आर की वैल्यू माइनस डी बाई डी टी. तो ये माइनस डी बाई डी टी इक्वल टू क्या आएगा के इंटू ए. तो ये तीनों जो है वो डिफरेंशियल रेट लॉज है. अब इस रेट लॉ को जो मैंने इक्वेशन 3 के फॉर्मेट में लिखा है उसे हम क्या करेंगे इंटीग्रेट करेंगे ताकि हमें क्या मिलेगा इंटीग्रेटेड रेट लॉ मिलेगा. अब यहां पे मैं क्या करूंगा लाइक टर्म्स एक साथ लाऊंगा. तो माइनस डी ए अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इज इक्वल टू क्या आएगा रे के इंटू डी टी. इक्वेशन नंबर 4. अब यहां पे मैं इंटीग्रेट करूंगा इस इक्वेशन को. अब यहां पे वेरिएबल कौन है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए एंड टाइम. तो हमें कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड टाइम का अपर एंड फाइनल लिमिट्स मालूम चाहिए. अगर हमें अपर एंड लोअर लिमिट्स मालूम है तो फिर हम क्या कर सकते हैं इंटीग्रेट कर सकते हैं. इनिशियल एंड फाइनल लिमिट भी बोल सकते हो या अपर एंड इनिशियल लिमिट भी बोल सकते हैं, लोअर लिमिट भी बोल सकते हैं. तो हमें अगर इस इक्वेशन को इंटीग्रेट करना है इंटीग्रेट लॉ तैयार करने के लिए तो हमें यहाँ पे जो भी वेरिएबल्स है उनके अपर एंड लोअर लिमिट्स मालूम चाहिए, मतलब फाइनल एंड इनिशियल लिमिट्स मालूम चाहिए. जब तक हमें लिमिट्स मालूम नहीं होंगे तब तक हम इस इक्वेशन को इंटीग्रेट नहीं कर पाएंगे. तो हमें पता है व्हेन टाइम चेंजेस फ्रॉम t equal to 0 to t equal to t, then concentration changes from A0 to AT. तो ऐसा इमेजिन करो कि जब टाइम चेंज होगा फ्रॉम t इक्वल टू 0 टू t इक्वल टू t तब कॉन्सेंट्रेशन C चेंज होगा फ्रॉम A0 टू AT. बराबर है. तो व्हेन टाइम t इज इक्वल टू 0 देन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A इज इक्वल टू क्या है A0. व्हेन टाइम t इज इक्वल टू t देन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A बिकम्स इक्वल टू AT. तो कॉन्सेंट्रेशन समय के साथ बदलते जाएगा, कम होते जाएगा. इनिशियली ज्यादा है और कुछ टाइम के बाद t टाइम के बाद क्या होगा कम होगा और कितना होगा AT. तो AT इज अ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट लेफ्ट बिहाइंड एट टाइम t एंड A0 इज इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम t इक्वल टू 0. तो हमने डिफरेंशियल फॉर्मेट में रेट लॉ लिखा. अब इस डिफरेंशियल रेट लॉ को हम क्या करेंगे इंटीग्रेट करेंगे. इंटीग्रेट करने के लिए हमें क्या चाहिए लिमिट्स मालूम चाहिए वेरिएबल्स के. तो हमने फाइनल एंड इनिशियल लिमिट्स मालूम कर लिए. व्हेन टाइम चेंजेस फ्रॉम t इक्वल टू 0 टू t इक्वल टू t देन कॉन्सेंट्रेशन चेंजेस फ्रॉम A0 टू AT. मतलब टाइम का इनिशियल लिमिट है 0, फाइनल लिमिट है t. कॉन्सेंट्रेशन का इनिशियल लिमिट है A0 एंड फाइनल लिमिट है t. तो हमें इनिशियल एंड फाइनल लिमिट्स मिल गए. इनिशियल लिमिट टाइम का t इक्वल टू 0 है, फाइनल लिमिट कितना है t इक्वल टू t. इनिशियल लिमिट कॉन्सेंट्रेशन का 0 है, फाइनल लिमिट क्या है AT है. तो इंटीग्रेट इक्वेशन 4 विद इन अबव लिमिट्स. तो हम इंटीग्रेट करेंगे माइनस डी ए अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए फ्रॉम A0 टू AT इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ k इंटू डी टी फ्रॉम 0 टू t. तो हमने इंटीग्रेट किया इक्वेशन 4 को विद इन द सेड लिमिट्स. अब यहां पे ये माइनस साइन मैं बाहर निकाल सकता हूं इंटीग्रेशन साइन के. तो इंटीग्रेशन ऑफ डी ए अपॉन ए फ्रॉम A0 टू AT इक्वल टू ये k कांस्टेंट है और कांस्टेंट का इंटीग्रेशन नहीं होता इसलिए हम उससे क्या कर सकते हैं इंटीग्रेशन साइन से बाहर निकाल सकते हैं. तो क्या बचेगा अंदर इंटीग्रेशन ऑफ dt फ्रॉम 0 टू t. बराबर है. अब इधर देखो, अब माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी अपॉन ए कितना आता है. इंटीग्रेशन ऑफ डी अपॉन ए क्या आता है log टू द बेस e ऑफ a. इंटीग्रेशन ऑफ डी अपॉन ए कितना आता है log टू द बेस e ऑफ a फ्रॉम A0 टू AT
इक्वल टू, ये के तो है ही, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स एक्स आता है, इंटीग्रेशन ऑफ डी वाई वाई आता है, इंटीग्रेशन ऑफ डी जेड जेड आता है, तो वैसे इंटीग्रेशन ऑफ डी टी क्या आएगा, टी। इनिशियल लिमिट 0, फाइनल लिमिट क्या आएगा, टी। तो बच्चों ये समझ में आया, आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन एक्स क्या आता है, लॉग टू द बेस ई ऑफ एक्स। इंटीग्रेशन ऑफ डी वाई अपॉन वाई क्या आता है, लॉग टू द बेस ई ऑफ वाई। उसी तरह से इंटीग्रेशन ऑफ डी अपॉन ए क्या आएगा, लॉग टू द बेस ई ऑफ ए आएगा। यहाँ पे इनिशियल एंड फाइनल लिमिट की हमें वैल्यू लिखनी पड़ेगी, बराबर है। तो इस तरह से हमने इंटीग्रेशन का ये फॉर्मूला यूज करके इंटीग्रेशन ऑफ डी अपॉन ए की वैल्यू निकाल ली, वाई लॉग ऑफ ए टू द बेस ई फ्रॉम ए जीरो टू ए टी, बराबर है, समझ में आया। तो ये उसका फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, ये आपको इंटीग्रेशन में आएगा। जिनका मैथ्स है उनको समझ में आया होगा, जिनका मैथ्स नहीं है तो उनको फिर समझ में भी नहीं आया होगा, तो आप ये लर्न कर सकते हैं। तो इंटीग्रेशन ऑफ डी ए अपॉन ए का वैल्यू क्या होता है, लॉग ऑफ ए टू द बेस ई, ये लर्न करना पड़ेगा आपको। अब इसे सिंप्लीफाई करना है, तो जब भी हम इंटीग्रेशन को सिंप्लीफाई करते हैं तो यहाँ पे ए के जगह पे पहले फाइनल वैल्यू डालनी पड़ती है और बाद में माइनस करके इनिशियल वैल्यू डालनी पड़ती है। इसलिए इसे मैं सिंप्लीफाई कैसे करूंगा, लॉग ऑफ ए टी टू द बेस ई माइनस लॉग ऑफ ए जीरो टू द बेस ई। देखो मैंने ए के जगह पे पहले फाइनल लिमिट की वैल्यू डाली और बाद में माइनस करके ए के जगह पे ए जीरो की इनिशियल लिमिट की वैल्यू डाल दी। ठीक ऐसा ही हम यहाँ पे करेंगे। अब यहाँ पे फाइनल वैल्यू डालनी पड़ेगी, टी की फाइनल वैल्यू टी है, माइनस इनिशियल वैल्यू टी की कितनी है, 0। अब ये माइनस साइन अगर मैं अंदर एडजस्ट कर दूंगा तो क्या आएगा, लॉग ऑफ ए जीरो टू द बेस ई माइनस लॉग ऑफ ए टी टू द बेस ई, बराबर है, इक्वल टू के इंटू टी। इस तरह का मुझे इक्वेशन मिलेगा। अब लॉग ऑफ ए माइनस लॉग ऑफ बी का फॉर्मूला आपको तो मालूम ही है, लॉग ऑफ ए माइनस लॉग ऑफ बी को हम कैसे लिखते हैं, लॉग ऑफ ए अपॉन बी। तो ये लॉग ऑफ ए जीरो माइनस लॉग ऑफ ए टी को कैसे लिखूंगा, लॉग ऑफ ए जीरो अपॉन लॉग ऑफ ए टी टू द बेस ई इज इक्वल टू क्या लिखूंगा मैं, के टी, बराबर है। अब इसको मैं थोड़ा सा अलग ढंग से लिखूंगा तो के इज इक्वल टू 1/t लॉग टू द बेस ई ए जीरो अपॉन ए टी। तो ये जो बेटा हमें इक्वेशन मिला है, इसी इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं, इंटीग्रेटेड रेट लॉ। तो ये है इंटीग्रेटेड रेट लॉ विथ रिस्पेक्ट टू बेस ई। समझ में आया? तो दिस इज नथिंग बट इंटीग्रेटेड रेट लॉ विथ रिस्पेक्ट टू बेस ई। तो क्या है उसका फॉर्मूला, के इज इक्वल टू 1/t लॉग टू द बेस ई ए जीरो अपॉन ए टी। समझ में? लेकिन लॉग टू द बेस ई ये यूज टू नहीं है, हम लॉग टू द बेस 10 ज्यादातर यूज करते हैं, और ज्यादातर लॉग टू द बेस 10 यूज करते हैं तो हमें भी हमारा इक्वेशन रेट लॉ क्या करना पड़ेगा, लॉग टू द बेस 10 के फॉर्मेट में लिखना पड़ेगा। तो देखो हमने इक्वेशन तैयार किया था, के इज इक्वल टू 1/t लॉग टू द बेस ई ए जीरो अपॉन ए टी। अब ये लॉग टू द बेस ई हम यूज नहीं करते, ज्यादा यूज टू नहीं है ये, तो हम इसको क्या करेंगे, लॉग टू द बेस 10 में कन्वर्ट करेंगे। तो कैसे लिखा जाएगा, 1/t 2.303 लॉग टू द बेस 10 ए जीरो अपॉन ए टी। तो लॉग टू द बेस ई की वैल्यू क्या होगी, 2.303 लॉग टू द बेस 10। तो लॉग टू द बेस ई के जगह पे हमने इतनी वैल्यू डाल दी। देखो अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिखते हैं, तो क्या आएगा, 2.303 अपॉन टी लॉग टू द बेस 10 ए जीरो अपॉन ए टी। और ये इक्वेशन हम अब हमेशा यूज करेंगे और इसे हम बोलते हैं इंटीग्रेटेड रेट लॉ। बहुत ही सिंपल है डिराइव करने के लिए। अब देखो टी मालूम है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट मालूम है, इनिशियल वाला एंड फाइनल वाला, तो हम के निकाल सकते हैं। के मालूम है, टी मालूम है, ए जीरो मालूम है, तो ए टी निकाल सकते हैं। मतलब इस इंटीग्रेटेड रेट लॉ ने हमें डायरेक्ट रिलेशनशिप प्रोवाइड की है बिटवीन व्हाट, रेट कांस्टेंट, टाइम एंड कॉन्सेंट्रेशन। ये जीरो की वैल्यू तो कांस्टेंट रहेगी, एक बार आपने इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन लिया, के लिया, वो तो कांस्टेंट ही रहेगा, सिर्फ किसकी वैल्यू बदलेगी, एटी की वैल्यू समय के साथ बदलेगी। मतलब यहाँ पे एक्चुअली कितने वेरिएबल है, 3, और इन तीनों के बीच में हमें डायरेक्ट रिलेशनशिप मिला है। तो ऐसे रेट लॉ को जो हमें इंटीग्रेशन करने के बाद मिलता है और डायरेक्ट रिलेशनशिप प्रोवाइड करता है बिटवीन रेट कांस्टेंट, टाइम एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, तो उन्हें क्या बोला जाता है, इंटीग्रेटेड रेट लॉज बोला जाता है। द rate laws obtained by integrating differential rate laws and which provide direct relationship between rate constant, time and concentration of reactant is called as integrated rate law। अब integrated rate law ज़्यादा useful है
इसलिए हम इंटीग्रेटेड रेट लॉ का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो हमने डिफरेंशियल रेट लॉ को इंटीग्रेटेड रेट लॉ में आपको कन्वर्ट करके बताया। तो देखो बच्चों, वापस मैं एक बार आपके लिए दिखाता हूँ। ये इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ये इमेजिनरी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, ये उसका रेट लॉ है डिफरेंशियल फॉर्मेट में। ये भी R = -dA/dt, ये भी डिफरेंशियल फॉर्मेट में। मैंने इसको लाइक टर्म एक साथ लाए, फिर हमें इसको इंटीग्रेट करना है इक्वेशन 4 को। तो इसके लिए मुझे लिमिट्स मालूम चाहिए, इनिशियल एंड फाइनल। तो टाइम का इनिशियल लिमिट 0 है, फाइनल लिमिट T है। कॉन्सेंट्रेशन का इनिशियल लिमिट A0 है एंड फाइनल लिमिट AT है। A0 यानी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन एंड AT यानी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आफ्टर टाइम T। ये एक्टिव कॉन्सेंट्रेशन है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट प्रेजेंट एट दैट इंस्टेंस T, बचा हुआ रिएक्टेंट है, बराबर है। तो इंटीग्रेट इक्वेशन 4 विद इन अबव लिमिट्स। तो इंटीग्रेट करने के बाद हमें ये सब कुछ मिलेगा। इसको एक बार देख लो आप, देखो किस तरह से मैंने सॉल्व किया है। तो इंटीग्रेशन ऑफ dA/A की वैल्यू क्या आती है, log of A⁴ एंड इंटीग्रेशन ऑफ dt की वैल्यू क्या आती है, T। ये इनिशियल और फाइनल लिमिट्स है। फिर मैंने इनिशियल और फाइनल लिमिट डाल के इसको सॉल्व किया तो मुझे ये इक्वेशन मिला। ये भी इंटीग्रेटेड रेट लॉ है, लेकिन ये विथ रिस्पेक्ट टू बेस ई है, लेकिन ये यूज टू नहीं है। तो हम क्या करते हैं, log to the base 10 का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो log to the base 10 के फॉर्मेट में हम इस इक्वेशन को कैसे लिखेंगे, k = 2.303 अपॉन T log to the base 10 A0/AT। A0 इज इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन एंड इट रिमेन्स कॉन्स्टेंट। एक बार लिया कि कॉन्स्टेंट रहेगा। AT इज अ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आफ्टर टाइम T। तो ये जैसे जैसे T बढ़ेगा तो AT की वैल्यू कम कम होती जाएगी, T की वैल्यू बदलती जाएगी, K कांस्टेंट है। तो इन तीनों के बीच में हमें डायरेक्ट रिलेशनशिप देने वाला ये इक्वेशन है। तो इसे हम क्या बोलते हैं, इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो समझ में आया बच्चों। अब इंटीग्रेटेड रेट लॉ को और ज़्यादा डिटेल में देखना है, हम ये नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आज हम यहीं पे रुक जाते हैं। थैंक यू बच्चों। आप ये इंटीग्रेशन कैसे किया देख लेना एक बार, कुछ डाउट आता है तो मुझे पूछ लेना। थैंक यू बच्चों।